नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक काफ़ी अहम अनुच्छेद पर बात कर रहे हैं। ये अक्सर खबरों में तो रहता है, पर शायद इसकी जो बारीकियां हैं वो उतनी समझी नहीं जाती हैं। यह है अनुच्छेद 197। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से समझाती है कि जब राज्य विधानमंडल कोई बिल पास करते हैं तो उसमें राज्यपाल का रोल क्या होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल के पास क्या अधिकार हैं, उनके फैसलों का मतलब क्या होता है और हमारे फेडरल सिस्टम में इस अनुच्छेद की जगह क्या है। बिल्कुल। और देखिए, अनुच्छेद 197 सिर्फ एक नियम नहीं है। ये उन प्रावधानों में से है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो एक नाजुक संतुलन है उसको तय करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि संविधान ने कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे चेक्स और बैलेंसेस रखे हैं। तो आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द रहेगी, संतुलन, राज्यपाल की शक्तियां और हाँ, हाल में जो विवाद हुए हैं उन पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अनुच्छेद 197 आखिर कहता क्या है? मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा और जहां विधान परिषद है वो भी कोई बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो उनके पास क्या रास्ते हैं? जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से मोटे तौर पर 3 विकल्प दिखते हैं। पहला, सबसे सीधा वो हाँ कह लें, सहमति दे दें। हाँ, और बिल कानून बन जाए। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर बिल संविधान के हिसाब से ठीक है, राज्य की नीति के हिसाब से ठीक है, तो अक्सर यही होता है। ठीक है। दूसरा विकल्प, वो सहमति रोक लें। पर यहाँ एक पेच है। सामग्री में लिखा है कि अगर राज्यपाल मना करते हैं, सहमति रोकते हैं, तो उन्हें वजह बतानी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ना कहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और तीसरा रास्ता है कि वो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दें, उनके विचार के लिए। सामग्री में राज्यपाल को एक तरह का गेट कीपर कहा गया है। ये शब्द थोड़ा सोचने वाला है। हाँ, ये गेट कीपर वाली बात काफी सही बैठती है। आप सोचिए, राज्यपाल उस पॉइंट पर है जहां विधानमंडल की इच्छा कानून बनने जा रही है। और सहमति रोकने पर जो कारण बताने की बात है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। इससे पता चलता है कि भाई दिक्कत क्या थी, कोई संवैधानिक अड़चन थी या बिल केंद्र के किसी कानून से टकरा रहा था या कोई और गंभीर नीतिगत मसला था। अच्छा। ये एक तरह से राज्यपाल की शक्ति पर लगाम भी है कि वो मनमाने ढंग से इसे इस्तेमाल ना करें। और वो तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना, ये कब होता है और क्यों? जानकारी के मुताबिक ऐसा तब हो सकता है जब राज्यपाल को लगे कि बिल या तो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, हाँ, या फिर वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, मतलब यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट से जुड़ा है या संविधान के किसी नियम को तोड़ रहा है। बिल्कुल। इसके पीछे सोच ये है कि भाई भारत एक संघ है, राज्यों को कानून बनाने की आजादी है, पर वो अनलिमिटेड नहीं है। सही। यानी राष्ट्रपति और असल में केंद्र सरकार उस पर गौर करे। ये राज्य की आजादी और राष्ट्रीय हितों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। सामग्री में एक खास स्थिति का भी जिक्र था। अगर कोई बिल राज्य में विधान परिषद बनाने या खत्म करने के बारे में है तो राज्यपाल उसे सीधे हाँ नहीं कह सकते। हाँ, ये बहुत अहम है। उसे राष्ट्रपति के पास भेजना ही होगा। ऐसा क्यों? देखिए, राज्य विधानमंडल का ढांचा कैसा हो, एक सदन हो या 2, ये उस राज्य के विधायी सिस्टम का बिल्कुल बुनियादी हिस्सा है। हाँ। इसमें बदलाव का असर सिर्फ राज्य तक नहीं रहता, ये देश के फेडरल बैलेंस को भी छूता है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने तय किया कि इतने बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव पर फाइनल फैसले से पहले केंद्र की सहमति, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी हो। ये फिर वही केंद्र राज्य संतुलन वाली बात आ जाती है। अगर थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, तो क्या संविधान सभा में इस पे कोई बहस हुई थी? सामग्री में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का जिक्र है। उनका क्या नजरिया था इस पर? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा की बहसों में राज्यपाल के रोल और उनकी शक्तियों पर बहुत डिटेल में बात हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ किया था कि राज्यपाल की, आप कह सकते हैं, दोहरी भूमिका है। अच्छा, दोहरी भूमिका। हाँ, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो हैं ही, साथ में वो केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं। उनका मानना था कि फेडरल सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों के कानूनों पर नजर रखने का अधिकार हो। उनका तर्क था कि कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं जो, मान लीजिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक ना हो या माइनॉरिटी के हितों के खिलाफ हों या फिर वो केंद्र की शक्तियों में दखल दे रहे हों। समझ गया। तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत उनके हिसाब से
देश की एकता और संवैधानिक तालमेल बनाए रखने के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह थी। यानी ये कोई अचानक आया विचार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। एक मजबूत केंद्र भी हो और राज्यों की अपनी जगह भी बनी रहे। सामग्री ये भी बताती है कि अनुच्छेद 197 अकेला नहीं है, ये अनुच्छेद 200 और 201 के साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीनों अनुच्छेद जुड़े हुए हैं और राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उसकी पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अनुच्छेद 200 में तो सामान्य तौर पर राज्यपाल के सारे विकल्प दिए गए हैं। सहमति देना, रोकना, बिल को वापस विधानमंडल को भेजना, मनी बिल को छोड़कर या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। हाँ, अनुच्छेद 1997 खास तौर पर उन स्थितियों को देखता है जहां बिल मनी बिल नहीं है और उसे विधानमंडल ने पास कर दिया है या राज्यपाल के लौटाने के बाद दोबारा पास कर दिया है। और अनुच्छेद 201 ये बताता है कि जब बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं या मना कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक पूरा लेजिस्लेटिव चेक का सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो हुई संविधान की बात और उसके पीछे की सोच, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ये चीजें जमीन पर उतरती हैं, खासकर आजकल के माहौल में। सही कहा। अनुच्छेद 1997 पिछले कुछ सालों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टेंशन का एक बड़ा कारण बना है। कुछ ताजा उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में 2025 में नीट वाला बिल। हाँ, वो मामला तो काफी चला। तमिलनाडु विधानमंडल ने एक बिल पास किया था राज्य को नीट के दायरे से बाहर रखने के लिए। राज्यपाल ने उसे काफी समय तक रोके रखा और आखिर में राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया। अच्छा। तर्क ये दिया गया कि ये मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से जुड़ा है, तो इस पर नेशनल लेवल पर विचार हो। जाहिर है राज्य सरकार ने इसे अपनी शक्तियों पर हमला माना। इसी तरह का एक और मामला केरल का था, 2025 का ही, यूनिवर्सिटी वाले कानूनों पर। वहां राज्यपाल ने कुछ बिलों पर सहमति रोकी थी। सही। केरल में राज्यपाल, जो चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो बदलाव प्रस्तावित थे उन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कुछ बिलों पर सहमति रोकते। और उन्होंने कारण भी बताए थे। हाँ, बाकायदा कारण बताए जो ज्यादातर अकादमिक स्वतंत्रता और यूजीसी के नियमों से जुड़े थे। ये दिखाता है कि सहमति रोकने का विकल्प सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि नीतिगत असहमति पर भी इस्तेमाल हो सकता है। और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है 2024 में। वहां स्थिति थोड़ी अलग थी शायद। वहां बिल लंबे पड़े थे। हाँ, वो देरी वाला मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर राज्यपाल बिल पर फैसला ही न लें महीनों सालों तक, तो ये एक तरह का पॉकेट वीटो जैसा हो जाता है, बिना कोई वजह बताए। इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाँ, उसका जिक्र है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल के पास बिल को अनिश्चित काल तक लटकाने की शक्ति नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस पर फैसला लेना होगा। जितनी जल्दी हो सके, मतलब कोई तय समय सीमा नहीं दी। नहीं, as soon as possible कहा। कोई दिन या हफ्ते तय नहीं किए, लेकिन मंशा साफ थी कि बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो सहमति रोकते हैं तो उन्हें विधानमंडल को कारण बताना होगा, अनुच्छेद 200 के तहत। तो क्या इस फैसले से राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं? कम कहना शायद ठीक ना हो, कह सकते हैं कि ज्यादा जवाबदेह बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति छीनी नहीं है, बस उसके इस्तेमाल का तरीका और एक तरह से समय सीमा को स्पष्ट किया है। अच्छा। कोर्ट ने ये कहा कि भाई चुनी हुई विधायिका की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, राज्यपाल प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकते। ये फैसला ये पक्का करता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से या राजनीतिक वजह से विधायिका को रोकने के लिए न हो। सामग्री ये तो कहती है कि राज्यपाल को कारण बताना होगा, लेकिन क्या इसमें यह भी बताया गया है कि उन कारणों की कोई समीक्षा हो सकती है? क्या वो कारण तर्कसंगत होने चाहिए या बस कुछ भी लिखकर दे सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा पर सामग्री में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इशारा यही है कि कारण तर्कसंगत और संवैधानिक दायरे में होने चाहिए। अगर कारण बिल्कुल ही बेतुके हों, मनमाने हों या संविधान की भावना के खिलाफ हों, तो सैद्धांतिक तौर पर उन्हें चुनौती दी जा सकती है। पर हाँ, व्यवहार में ये थोड़ा पेचीदा कानूनी सवाल है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी कारण दे देना ये संविधान की मंशा तो नहीं होगी ना। विधान परिषद वाले पॉइंट का एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का दिया है। 2024 में वहां विधानसभा ने विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पास किया।
राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। हाँ, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक उदाहरण है उस खास नियम का जहां विधान परिषद बनाने या खत्म करने वाले बिल पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ये दिखाता है कि जब प्रक्रिया का पालन होता है तो सिस्टम कैसे काम करता है। एक और डिटेल्ड उदाहरण है राजस्थान का 2025 का। वो पूरी प्रक्रिया को दिखाता है शायद। हाँ, वो मामला काफी कुछ साफ करता है। राजस्थान विधानमंडल ने किसानों के कर्ज माफी का एक बिल पास किया। राज्यपाल को लगा कि ये बिल केंद्र सरकार की फिस्कल पॉलिसी और शायद बैंकिंग नियमों से टकरा सकता है। अच्छा। तो उन्होंने अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया। तो बिल दिल्ली चला गया। फिर क्या हुआ? बिल राष्ट्रपति के पास गया। केंद्र सरकार ने यकीनन उस पर विचार किया होगा, अपनी राय दी होगी और अंत में राष्ट्रपति ने उस बिल पर अपनी सहमति नहीं दी, उसे रिजेक्ट कर दिया। और इसका नतीजा बिल का क्या हुआ? नतीजा ये कि राजस्थान विधानमंडल से पास होने के बाद भी वो बिल कानून नहीं बन पाया। वो खत्म हो गया, लैप्स हो गया। सामग्री बताती है कि यहाँ अनुच्छेद 197 का क्लॉज 3 लागू होता है। अच्छा। जो कहता है कि अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल पर राष्ट्रपति सहमति रोक लेते हैं तो वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे राज्य में बहुमत से पास कानून भी फेडरल लेवल की जांच में फेल हो सकता है अगर उसे राष्ट्रीय नीतियों या संविधान के खिलाफ माना जाए। ये केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता को दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अनुच्छेद 197 राज्यपाल को राज्य के कानून बनाने के प्रोसेस में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा करता है। वो या तो हाँ कह सकते हैं या वजह बताकर ना कह सकते हैं। या फिर कुछ खास हालतों में जैसे राष्ट्रीय महत्व या फेडरल टकराव हो तो मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं। और विधान परिषद जैसे मामलों में तो राष्ट्रपति की भूमिका जरूरी है ही। हाँ। ये सब संविधान बनाने वालों की उस गहरी सोच को दिखाता है जो भारत जैसे देश में एकता और अच्छा शासन चाहते थे। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। अनुच्छेद 197 और इससे जुड़े जो बाकी प्रावधान हैं, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की नींव का एक अहम हिस्सा है। इनका मकसद ये पक्का करना है कि राज्य कानून बनाते समय सिर्फ अपनी ज़रूरतें ना देखें, बल्कि एक बड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव, संवैधानिक मूल्य और दूसरे राज्यों पर असर, इन सब बातों का भी ध्यान रखें। हाँ, ये सच है कि इनको लागू करने में, जैसा हमने हाल के उदाहरणों में देखा, कभी-कभी राजनीतिक तनाव और विवाद खड़े हो जाते हैं। ये शक्ति संतुलन का एक बहुत ही नाजुक डांस है जिसे लगातार सावधानी से करने की जरूरत है। वाकई ये अनुच्छेद सिर्फ एक कानूनी टेक्स्ट नहीं है, ये सीधे सीधे गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और केंद्र राज्य रिश्तों को असर करता है और इसकी व्याख्या और इसका इस्तेमाल लगातार बदल भी रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो हमारी बातचीत से ही निकला है। क्या ये सोचना गलत है कि राज्यपाल की ये जो शक्ति है सहमति रोकने की या बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करने की, क्या इसका इस्तेमाल हमेशा संवैधानिक भावना और निष्पक्षता से होता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं, क्या ये कभी-कभी राजनीतिक खींचतान का हथियार बन जाता है जिससे चुनी हुई राज्य सरकारों का काम रुकता है? मतलब इस संवैधानिक शक्ति का जो मकसद है और जिस तरह से ये कभी-कभी इस्तेमाल होती है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैसे हमारी सामग्री में अनुच्छेद 118 का भी जिक्र था जो मनी बिल्स के बारे में है। वो भी अपने आप में एक दिलचस्प विषय है। हाँ, शायद उस पर फिर कभी बात करें। हाँ, हो सकता है। निश्चित रूप से। ये सवाल तो जरूरी है कि संवैधानिक प्रावधानों का अमल उनके आदर्शों के कितना करीब रह पाता है। खैर, आज के लिए अनुच्छेद 197 पर ये गहरी बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इससे श्रोताओं को इस जटिल संवैधानिक मुद्दे को समझने में कुछ मदद मिली होगी।